हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस अनकवर्ड में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आगामी पैट 2023 के एग्जाम होने तक हम पैट 2023 में और साथ ही आरओ या पीसीएस 2024 में आने वाले अति संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इन मॉडल प्रश्नों में उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को शामिल करने की वजह ये थी कि उनसे रिलेटेड और फैक्ट्स को बताया जा सके। फिलहाल शुरुआत करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री से और इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड कुछ 30 या 31 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन तो 30 होंगे, लेकिन इन्हीं 30 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है 16वीं सदी में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम है। डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, या फिर पहले अंग्रेज आए, फिर पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डच, या फिर पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन अधिकांश लोगों को पता होगा अगर आपने पढ़ा हो तो 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो अगर पुर्तगालियों का आपको याद होगा तो पुर्तगालियों के लिए दो ऑप्शन है, तो इस हिसाब से ए और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ था, डच के बाद फिर अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही बैठता है। अगला है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। इस पे अभी चर्चा की थी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कालीकट बंदरगाह, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस बंदरगाह या किस जगह पर उतरा था। तो कालीकट बंदरगाह होगा और उसके आगमन की एग्जैक्ट डेट 17 मई है, 17 मई 1498। और कालीकट बंदरगाह पर उस समय जो कालीकट के शासक थे, जमोरिन कहा जाता है। जमोरिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये वहां के हिंदू राजाओं की उपाधि हुआ करती थी। तो ये उपाधि है। जमोरिन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का। हालांकि कुछ अरब व्यापारी थे जिन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि इसके चलते उनका व्यापार बाधित होने वाला था। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर पथ प्रदर्शक के रूप में जिन्होंने काम किया था, मतलब जिन्होंने रास्ता दिखाया था, उनका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वास्को डी गामा को भारत में किसने भेजा, तो पुर्तगाल का शासक था जिसका नाम था इमेनुअल। इमेनुअल ने वास्को डी गामा को भारत में भेजा था। तो वास्को डी गामा का आगमन 1498 17 मई को कालीकट बंदर पर उतरे, जहां पर जमोरिन ने स्वागत किया और अरब व्यापारियों ने विरोध किया था। अगला है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। कालीकट में, कोचीन में, सूरत में या मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन में। पुर्तगालियों ने कोचीन में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी, या जिसे फैक्ट्री या फैक्टर भी कहते थे, वो स्थापित की थी और वहीं पर पहला किला बनाया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर पुर्तगाली, के फॉर कोचीन। के फॉर कालीकट मत लगाना, क्योंकि कालीकट में किसी भी यूरोपीय ने अपनी प्रथम कोठी स्थापित नहीं की थी। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1509 ईस्वी में। ये जो फैक्ट्री स्थापित करते थे, उनका संबंध किसी उत्पादन गतिविधि से नहीं था, वहां कोई चीज बनती नहीं थी, बल्कि जो वस्तुएं जगह जगह से इकट्ठा करते थे, उनको स्टोर करने का काम इन फैक्ट्रियों में होता था। अगला है निम्न में से किसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुना या अल्फांसो डी सूजा। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता हो तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो 1509 में पुर्तगाली सत्ता का गवर्नर बना था, उसने भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत नई नई नीति अपनाई। जैसे इसने कहा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, पुर्तगालियों से कहा कि अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं से विवाह करो, क्योंकि
हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। जनसंख्या बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, इसीलिए भारतीय महिलाओं से विवाह किया जाए। इसके साथ ही इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। बीजापुर के जो शासक थे उनसे 1510 में गोवा छीना और गोवा को अपनी व्यापारिक राजधानी बनाया। इसके अलावा गोवा में ही इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तो इस हिसाब से पुर्तगालियों को वास्तविक रूप में शक्तिशाली बनाने का काम अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। इसीलिए इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला है, पुर्तगालियों ने किस भारतीय शासक से गोवा को प्राप्त किया। अभी इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखी थी कि 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को प्राप्त किया था और उस बीजापुर के शासक का नाम क्या था। उसका नाम था ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। अगला है, अंग्रेजों को मुंबई शहर किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त हुआ था। मुंबई नहीं, दरअसल इसका नाम बम्बई होना चाहिए क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने इसको बम्बई कहा था। तो अंग्रेजों को बम्बई किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त हुआ था। पुर्तगालियों से, फ्रांसीसी से, डचों से या डेनिश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों से। 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। चार्ल्स द्वितीय से, तब चार्ल्स द्वितीय को बंबई शहर दहेज के रूप में प्राप्त हुआ पुर्तगालियों से और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई शहर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो इस हिसाब से पुर्तगालियों से अंग्रेजों को बंबई शहर प्राप्त हुआ। ये डेट कभी पूछ लेते हैं कि कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय से कब हुआ था, तब आप ध्यान रखेंगे 1661 में। अगला है, अंग्रेजों ने किस युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया। बेदारा का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, सॉलीहॉल का युद्ध या पांडुचेरी का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेदारा का युद्ध। इसे बेदारा या बेदरा का युद्ध भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। इंग्लिश में पढ़ो तो बेदारा लगता है, बेदारा का युद्ध। ये युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध जो हो रहा था उसका मुख्य कारण था भारतीय क्षेत्रों पर अधिक से अधिक नियंत्रण करने का प्रयास या फिर भारतीय क्षेत्रों से अधिक सामग्री इकट्ठे करने का प्रयास। तो फाइनली बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों की डचों से लड़ाई होती है और बाद में अंग्रेज डचों को दक्षिण एशिया की तरफ खदेड़ देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बंबई का संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड एंगियार, जॉर्ज ऑक्सिनडेन, विलियम हेजेज या फ्रांसिस डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेराल्ड एंगियार। गेराल्ड एंगियार जो बंबई के दूसरे गवर्नर भी थे, ये बंबई के दूसरे गवर्नर हैं। इनको बंबई शहर का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने बंबई नगर को बसाकर वहां पर गोदी गोदी अर्थात बंदरगाह का निर्माण कराया, टकसाल स्थापित कराए और पूरी बंबई की किलेबंदी कराई। इसीलिए इनको बंबई शहर का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सिनडेन ये बंबई के पहले गवर्नर थे। बंबई के पहले गवर्नर जॉर्ज ऑक्सिनडेन। इसके अलावा जो फ्रांसिस डे हैं उन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। मद्रास के संस्थापक हैं ये। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने। तो बंबई शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियार को। अगला है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिंच, जॉन मिंडेन हॉल या कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच
1588 में भारत आया था और ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। हालांकि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफेंस, ये भारत में आने वाले पहले अंग्रेजी नागरिक थे। इसके अलावा भारत में आने वाला पादरी के रूप में पहला अंग्रेज नागरिक वो भी थॉमस स्टीफेंस थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक, तब थॉमस स्टीफेंस को लगाएंगे, और पहला अंग्रेज नागरिक वैसे आ जाए तब भी थॉमस स्टीफेंस लगाएंगे। लेकिन अकबर के दरबार में आने वाला पहला नागरिक रॉल्फ फिंच होगा। जॉन मिंडेल हॉल, ये थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक था, थल मार्ग से, जबकि ये दोनों जल मार्ग से आए थे। अगला है कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य लड़े गए? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, या अंग्रेज और डच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य शक्ति के नियंत्रण और विस्तार को लेकर 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। 1746 से लेकर 48 के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 के बीच। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1757 से लेके 1763 के बीच। फाइनली 1763 में पेरिस की संधि होती है और उस पेरिस की संधि के साथ कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अगला है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और बाबर। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया और ये क्वेश्चन आ चुका है, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया? तो 1608 ईस्वी में भारत आया और जिस जहाज से आया था वो उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर ये जहाज है। भारत में आने के पश्चात वह जहांगीर से आगरा दरबार में मिला और वहां पर तुर्की भाषा में बात की। तुर्की भाषा में बात की, इसीलिए इसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी क्योंकि वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था और उसने तुर्की भाषा में आके बात की थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। मनसबदारी व्यवस्था जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया से बताया जाएगा। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा दरबार में मिलता है और वहां पर कुछ व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में पार्शियली सफल रहता है, मतलब सीमित रूप में सफल रहता है। बाद में जब पुर्तगाली विरोध करते हैं इस चीज का तो वह अनुमति रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा ये तो थी कैप्टन हॉकिंस की बात। अब सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था, लेकिन वह 1616 में जहांगीर से अजमेर में मिलता है। अजमेर में मिलता है और कुछ व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहता है। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और जहांगीर से आगरा दरबार में मिला था, वहां पर उसने तुर्की भाषा में बात की थी। इसके अलावा थॉमस रो 1615 में भारत आया और 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिलता है। तो ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला है अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को युद्ध में परास्त किया। खाली जगह में युद्ध का नाम बताना है कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में परास्त किया था। सॉलिहॉल का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध या पांडिचेरी का युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉलिहॉल का युद्ध। इसे स्वाली होल या सवाली होल भी कहते हैं। सॉलिहॉल के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया उसके बाद ही ये युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 के पश्चात जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया उसके बाद ही भारतीयों का विश्वास अंग्रेजों के प्रति जमा और उन्होंने अंग्रेजों को
बहुत व्यापारिक छूटें प्रदान की। तो सोलिहल का युद्ध 1612, पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज। अगला है, किस भारतीय शासक ने 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया? ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, मात्र 30 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो बताया जा रहा है वो आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसीलिए मैं साथ में लिखता जा रहा हूँ। 1632 में सुनहरा फरमान किस शासक ने प्रदान किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था। गोलकुंडा, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था। इसे सुनहरा फरमान या फिर सुनहला भी कहते हैं कुछ लोग इसे, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा सुनहला फरमान। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस फरमान के बाद गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाह से व्यापार करने का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया। आगे है, भारत में अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी थी मद्रास, बंबई, पांडिचेरी या कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास। मद्रास की स्थापना 1639 में फ्रांसिस डे ने की थी। फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के एक राजा थे जिनका नाम था दरमेला वेंकटप्पा। दरमेला वेंकटप्पा, इनसे मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था और बाद में यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और ये अंग्रेजों का भारत में प्रथम किला था। प्रथम किला, अंग्रेजों का भारत में प्रथम किला था और इसी के साथ ही मद्रास अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी बना। तो भारत में अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास, प्रथम किला फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वैसे 1599 में हुई थी, हालांकि कुछ लोग इसे 1600 मानते हैं, 1600 ईस्वी, लेकिन स्थापना 1599 में ही हो गई थी अकबर के समय में। और 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, ये सिंबॉलिक बना रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे, एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था कि आप 15 वर्षों तक पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या, 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इस अधिकार को असीमित समय के लिए बढ़ा दिया कि कोई इसकी सीमा नहीं है, आप जब तक चाहें व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी, एक प्रावधान और रखा गया कि इस अधिकार पत्र को 2 वर्ष पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। अगला है, 1699 में कोलकाता की नींव किसने रखी? वैसे ये कोलकाता नहीं होना चाहिए, कलकत्ता कहते थे उस टाइम। तो कलकत्ता की नींव किसने रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने 1699 में कलकत्ता की स्थापना की, 3 गांवों को मिलाकर। वो जो 3 गांव थे उनका नाम है सुतानती, गोविंदपुर और कोलिकाता। इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी और यहीं पर एक फोर्ट विलियम किला भी बनाया। और इस संबंध में एक और फैक्ट कि इन तीनों गांवों को मात्र 1200 रुपए में खरीदा था। तो आप समझ सकते हैं 1200 रुपए में कोलकाता की नींव पड़ी थी। अगला है, 1717 में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए गए फरमान अर्थात अधिकार पत्र में कौन से प्रमुख प्रावधान शामिल हैं? पहला,
3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त करना। दूसरा, कंपनी द्वारा मुंबई में डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता। और तीसरा, कलकत्ता में 38 गांवों की भूमि को खरीदने की अनुमति। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक होंगे? 1717 में फर्रुखसियर ने जो फरमान प्रदान किया था उसको ही दस्तक कहते हैं और इसका ही दुरुपयोग अंग्रेजों ने खूब किया। और यही दस्तक के दुरुपयोग का मामला प्लासी का युद्ध, राजूदौला वर्सेस अंग्रेज और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों का कारण बना। तो ये दस्तक जो प्रदान किया गया था उनमें ये तीनों चीजें शामिल थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अगला है, यूरोपीय कंपनियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता था कहां से? सोरा और अफीम, ये उत्तम कोटि का सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। मुख्य रूप से सोरा वो किस जगह से प्राप्त करते थे? कोलकाता, बिहार, बंगाल या गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों को सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस में किसका शासन था? लुई 13वें, लुई 14वें, लुई 15वें या लुई 16वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई 14वें। लुई 14वें के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के ही वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था कोलवर्ट, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगला है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर स्थापित की? फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी या कोचीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापना की थी। फ्रांसीसी और सूरत, ऐसे आप शॉर्ट बना के याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, पर ये दूसरी थी, पहली सूरत में ही की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? दो प्रेसिडेंसी के बारे में हम क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, मद्रास और कोलकाता। अब तीसरी प्रेसिडेंसी पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनाक ने, फ्रांसिस कैरो ने, फ्रैंको मार्टिन या डुप्ले? आपको ध्यान होगा अभी बताया था जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी, इसने कलकत्ता को बसाया था, इसीलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब फ्रांसिस कैरो, फ्रैंको मार्टिन या डुप्ले? डुप्ले पुर्तगाली गवर्नर था, इसने भी स्थापना नहीं की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने बिलकोंडापुर के सूबेदार थे, जिनका नाम था शेर खां लोदी। शेर खां लोदी, शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था और वहीं पर पांडिचेरी के नाम से तीसरी फ्रेंच बस्ती बनाई थी। तो फ्रैंको मार्टिन, बाद में इसे पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी बनाया फ्रैंको मार्टिन को। तो फ्रैंको मार्टिन ने बेलिकोंडापुर के शेर खान लोदी से पुदुचेरी को प्राप्त किया था। बाद में यही पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय भी बना। अगला है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार करना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करना या फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर अधिकार करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी का परिणाम था भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध। हालांकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको बताया था 1746 से लेकर 48 के मध्य लड़ा गया और 1748 में एक संधि होती है जिसे ऑक्स
ला शैपेल ऑक्सला शैपेल की संधि कहते हैं, उस संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई थी। अगला है नीले पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी किस वायसराय से संबंधित है? डी एल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, नीनो डी कुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी एल्मीडा। डी एल्मीडा पुर्तगाली वायसराय है और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय। इसने भारत में आकर शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति अपनाई। इस नीति के तहत होता क्या था, अल्मीडा ने केवल तटीय भागों पर अपनी बस्ती बनाई। अल्मीडा ने केवल तटीय क्षेत्रों में अपनी बस्ती बनाई, उस पर नियंत्रण स्थापित किए, जबकि आंतरिक भागों में नहीं गया। इस हिसाब से इन्होंने समुद्र के रास्ते ब्लॉक करना चाहे ताकि उस क्षेत्र पर इनका नियंत्रण बना रहे। बाद में पुर्तगालियों ने भारत में जिस पद्धति की स्थापना की उसे आर्मेडा काफिला पद्धति कहते हैं। आर्मेडा काफिला। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, करताज। करताज पद्धति। इस पद्धति के तहत इन्होंने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और पुर्तगालियों के जहाज के अलावा अन्य किसी का भी जहाज हो, वह चाहे भारतीय हो या फिर अरब व्यापारियों का जहाज हो, अगर वो अरब सागर में प्रवेश करेगा तो उसके लिए एक परमिट लेना पड़ेगा और वो परमिट प्रदान कौन करेगा, पुर्तगीज। तो इस हिसाब से इन्होंने एकाधिकार स्थापित किया। इसको करताज आर्मडा काफिला पद्धति कहा गया। अगला है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीली पानी की नीति वाला व्यक्ति, यह ब्लू वाटर पॉलिसी वाला पर्सन। इसके ही शासनकाल में चौल की लड़ाई हुई थी, जिसे चौल या चाउल भी कहते हैं। चाउल। इस लड़ाई में पुर्तगालियों ने गुजरात और मिस्र गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया था और इस पराजय के परिणाम स्वरूप इनको पता चला था कि भारतीय सेना कितनी ज्यादा कमजोर है। इस युद्ध में गुजरात और मिस्र के साथ टर्की भी शामिल था। टर्की। अगला है प्रसिद्ध ऑक्सला सेपल की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? अभी ये बताया गया है ऑक्सला सेपल की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप 1748 में ऑक्सला सेपल की संधि होती है और इस संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1749 से लेकर 54 तक चला था, उसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। पांडिचेरी की संधि। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में फाइनली पेरिस की संधि 1763 के परिणाम स्वरूप कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण नहीं है? फ्रांसीसी कंपनी पर अधिक सरकारी नियंत्रण, अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता, यहाँ था और होना चाहिए। इसके अलावा फ्रांसीसियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का अभाव और ऑप्शन डी, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले में दूरदर्शिता का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है। फ्रांसीसियों में एक ही गवर्नर सबसे ज्यादा दूरदर्शी था और उसका नाम था डुप्ले। लेकिन डुप्ले को युद्ध के परिणाम स्वरूप वापस बुला लिया गया और उसके पश्चात जो गवर्नर आया उसने अजीब और गरीब निर्णय लेके फ्रांसीसियों की लुटिया डुबा दी। तो ऊपर के ये जो तीनों कारण हैं, फ्रांसीसी कंपनी पर अधिक सरकारी नियंत्रण, ये भी सही है।
अंग्रेज सैन्य रूप से फ्रांसीसियों से अधिक श्रेष्ठ थे, ये भी सही है। फ्रांसीसियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था, क्योंकि यहाँ पर जब डुप्ले निर्णय लेता था तो उसे अनुमति लेनी पड़ती थी सरकार से। तो इन्हीं सब कारणों के चक्कर में फ्रांसीसी हार गए अंग्रेजों से। अगला है, किसने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किसने किया था? थॉमस रो, जेराल्ड ओंजियर, रॉबर्ट क्लाइव या जॉन सुरमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन सुरमन। इसमें चर्चा करने लायक कुछ नहीं है, ये एज इट इज आप ऐसे ही फैक्ट याद कर लें। अगला है, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? ये भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध या पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध? तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध के साथ ही 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी और इसी संधि के साथ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया था। हालांकि इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, बल्कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो भारतीय परिस्थितियों के कारण हुआ था, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था और उसमें हस्तक्षेप किया था अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने। फाइनली जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है उसका कारण भी उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, उसका ही परिणाम था। लेकिन उस तीसरे कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना, और चंद्रनगर फ्रांसीसी बस्ती थी। अगला है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा एकमात्र शासक थे, इनकी चर्चा हिस्ट्री में ज्यादा होती नहीं है, जबकि इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था कोलाचेल की लड़ाई में। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे और इतना सफिशिएंट है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो चैप्टर है ये पूरा एक ही वीडियो में इसी में कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एग्जाम के हिसाब से आप देखते हैं तो। इतना कर लीजिए, काफी है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आगे मॉडर्न हिस्ट्री के इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।